तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि विपक्ष की एकता को झटका, और ये कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी का साथ आना, एनडीए का दायरा और बढ़ा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ये कि क्या ये शरद पवार की सहमति के बिना संभव था। जो शरद पवार राजनीति के माहिर हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में आहट भी होती है तो उस पर उनकी पकड़ होती है, क्या उनकी अनुमति के बिना इतनी बड़ी संख्या में लोग जा सकते थे। और तीसरा जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जिस तरह से अभी सारी पार्टियां कह रही हैं नेता बाद में रखना, जो भी पीएम कैंडिडेट है पहले हम लोग अकेले अकेले बीजेपी को हराने, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए एनसीपी का एक बड़ा तबका नाराज था शरद पवार से कि आखिर वो गए क्यों। तो ये एनसीपी शरद पवार को भी झटका है और दूसरा कांग्रेस को भी झटका है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आने वाले दिनों में खासी मायने रखेंगी। बिल्कुल अमिताभ जी, विक्रांत जी का रुख करूंगी मैं। विक्रांत, जैसा अमिताभ जी कह रहे हैं और जो हम भी देख पा रहे हैं कि शरद पवार की अगर ये वाकई हामी थी तो फिर उनका प्लान क्या है? क्या सुप्रिया सुले को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना था? मैं विक्रांत का रुख करूंगी। हमारे साथ में विवेक, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनका रुख लेते हैं। विवेक, आप सुन भी रहे होंगे अमिताभ जी को और आप तो नजदीक से महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं। अगर वाकई ये शरद पवार की हामी थी तो आगे का प्लान क्या है? क्या सुप्रिया सुले को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना था या राष्ट्रीय स्तर पर जाना है इसलिए अजीत पवार को साइड कर दिया, ठीक है चलेगा ये? आप देखिए, इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें, तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजीत पवार नाराज क्यों हैं। देखिए, जब शरद पवार जब ऐलान किया तो पार्टी पर छोड़ना चाहते हैं तो अजीत पवार को कहने के लग रहा था कि वो उन्हें पार्टी में बड़ा पद मिलेगा। दूसरा, जब शरद पवार ने 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए तो कहने के अजीत पवार को उससे भी लगा था कि उनको पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन वो बड़ा पद वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को मिला। सारी शपथ विधि में आज प्रफुल्ल पटेल पूरी तरह मौजूद थे और हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहां पर भी प्रफुल्ल पटेल सबसे पहले इंसान है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। हालांकि देखिए, सारे पत्ते खुल चुके हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, छगन भुजबल को कैबिनेट मिनिस्टर बना चुका है। इसी के तहत 9 एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो राज्यसभा सांसद है वो इस शपथ विधि में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी में शरद पवार ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। उसके बावजूद भी प्रफुल्ल पटेल इन दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे क्यों है, इसके बारे में आप बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये हो रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को क्या केंद्र में कोई बड़ा पद मिलने वाला है, क्या बीजेपी या फिर जो सेंटर में उन्हें कोई बड़ा पोजीशन देने वाली है, इसको लेकर भी अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, जहां शरद पवार पुणे में बैठे हुए हैं और शरद पवार ने पूरे घटनाक्रम में साफ तौर पर बोल दिया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एनसीपी की महाराष्ट्र में कुल 54 सीटें हैं जिनमें से अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास 30 से ज्यादा विधायक हैं। यानी कि अगर अब विपक्ष का नेता चुना जाएगा तो ना ही वो उद्धव गुट के पार्टी का होगा, ना ही वो एनसीपी गुट का पार्टी का होगा, तो अब जो विपक्ष का नेता होगा वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें अजीत पवार से हमने बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सारे सवालों का जवाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे और पूरा खुलासा करेंगे कि आखिरकार थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विवेक होने वाली है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और ऐसे में एक बार रुख हम विक्रांत जी का भी कर लेंगे। विक्रांत जी, प्रफुल्ल पटेल की भूमिका को आप भविष्य में कैसे देखते हैं और जिस तरीके से ये डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये 2024 के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी बैठक में, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में ये साफ दिखाता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के भले ही उन्हें बनाया गया था लेकिन वो पूरी तरीके से साथ हैं। और केंद्र में क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या वो जो बागी एनसीपी का खेमा है उसके खेमे से, उसके गुट से वो केंद्र में प्रतिनिधि बनेंगे, यानी केंद्र में क्या केंद्रीय मंत्री का पद उन्हें मिलेगा। पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं और उनको यहाँ पर जिस तरीके से वो बैठक में और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे तो ये साफ है कि वो पूरी तरीके से अजीत पवार के साथ हैं। अब केवल एक सवाल बचता है कि क्या एनसीपी का भी हश्र वही होने जा रहा है शिवसेना का हुआ था, क्योंकि पार्टी के जो विधायक थे, चुने हुए नुमाइंदे थे, वो टूट चुकी है और पार्टी में क्या बहुमत अब अजीत पवार के साथ है। क्या पार्टी में जिस तरीके से शिवसेना के चुनाव निशान से, शिवसेना के नाम से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ा
पड़ा था, उनके हाथ से निकल गई थी। क्या अब एनसीपी भी शरद पवार के हाथ से निकल गई है? क्या अब वो अजीत पवार के हाथ में पूरी तरीके से चली गई है? सुप्रिया सुले को उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी जरूर बनाया था और बेटी के नाम पर एक राय ना बनने की दिक्कत ना आए, इसलिए प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। लेकिन सभी जानते थे कि सुप्रिया सुले अध्यक्ष हो सकती है, इसी कारण अब पार्टी में ये स्थिति बनी है। और विवेक भी जैसा बता रहे थे, एक कांग्रेस के लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस अब महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, क्योंकि शिवसेना अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है जब आपके बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं, न केवल पार्टी को छोड़कर वो जा रहे हैं बल्कि आपके साथ में कई विधायकों को लेकर जा रहे हैं, और अचानक ऐसे एकाएक लेकर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी टूट की कगार पर पहुंच जाती है। अमिताभ जी का मैं रुख करूंगी। अमिताभ जी, ये बहुत बड़ा उलटफेर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी पटकथा आज लिखी गई है। ये बहुत पहले से तय था कि ये होगा महाराष्ट्र में, लेकिन ऐन लोकसभा चुनाव से एक ऐसा बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल के बाद ऐसा प्रदेश आता है जहां लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा है, और ऐसे में उन तमाम खेमों को एक साथ लेके चलना कितनी मजबूती दे रहा है? बिल्कुल मजबूती देगा, बिल्कुल मजबूती देगा, क्योंकि वहाँ गठबंधन अगर लो तो अगर आप मुंबई का मराठवाड़ा इलाका ले लो, कोंकण इलाका ले लो, एक विदर्भ का इलाका ले लो, जो मुंबई और ठाणे के आसपास के इलाके उनको ले लो, हर जगह कहीं शिवसेना मजबूत थी, कहीं बीजेपी मजबूत थी, साथ चुनाव लड़ते थे, कहीं शिवसेना सीधा एनसीपी से चुनाव लड़ती थी, कहीं कांग्रेस सीधा बीजेपी से चुनाव लड़ती थी। तो ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का सामने आना उन तीनों पार्टी के विधायकों में भी काफ़ी संशय डाल गया था कि उनको टिकटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर जो जिस फार्मूले पे बात हो रही थी कि 1/3 सीटें तीनों पार्टियां अगर शेयर करेंगी तो वो काफ़ी मुश्किल में डाल जाता, आधे से ज़्यादा सिटिंग एमएलएस की टिकटें चली जाती। तो मुझे लगता है ऐसे में विधायकों का डर भी था। दूसरी बात, अजीत पवार का अपना राजनीतिक भविष्य भी था, और तीसरी बात, शरद पवार जो दोनों नावों में पैर रखकर बहुत बैलेंस करके चलते हैं, उन शरद पवार को भी चिंता थी कि कांग्रेस की छाया में कहीं उनका सफाया न हो जाए। तो मुझे लगता है अगर परोक्ष रूप से, सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से अगर छिपा हुआ हाथ उनका है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अजीत पवार की महत्वाकांक्षा और अजीत पवार के साथ बीजेपी नेताओं की तालमेल, मुझे लगता है पिछले जब से उनका शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद जिस तरह से वो फ्लॉप हुए थे, उसके बाद से लगातार चल रहा था, और अब वो समय आ गया था लोकसभा चुनाव के पहले। अब उन्होंने मौका देखा। शरद पवार दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं थे, उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी के साथ शपथ ले लिया, प्रफुल्ल पटेल भी साथ थे। तो एक बड़ा तबका, पूरी की पूरी एनसीपी अब कहा जा सकता है, विधायक दल अब अजीत पवार के साथ है, सरकार के साथ है। अब देखते हैं संसद के सत्र में क्या खेल चलता है, कितने विधायक पाला बदलते हैं। तो ये लड़ाई चलेगी, लेकिन कम से कम तीनों पार्टियों में इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि अब किसको क्या, कहां, कैसे अपने आप को मजबूत रखना और लड़ना है। आर्किटेक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं थे इस उलटफेर के, आर्किटेक्ट असली जो हम कहें अमिताभ जी, वो दिल्ली में बैठे हुए थे। और बीजेपी जानी इसलिए जाती है कि वो आज की जो हार है उससे ही कल की जीत की तैयारी करने लगती है। विक्रांत का रुख करते हैं। विक्रांत, अगर हम इसको देखते हैं तो नागालैंड का वो एग्जाम्पल याद आता है। हम ये कह सकते हैं कि विधायकों का जाना जरूरी नहीं है कि एनसीपी की सहमति हो या पार्टी की सहमति हो। विधायक जा सकते हैं लेकिन पार्टी की सहमति नहीं होगी। शरद पवार पहले भी कई बार ये क्लियर कर चुके हैं, वो विधायक गए हैं, पार्टी यही है। देखिए, बिल्कुल अब क्या स्थिति बनती है, क्या शरद पवार की स्थिति रहती है, क्या वो अपनी पार्टी बचा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो सामने भविष्य में आएंगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनके कहा गया था कि बनाई गई है माफ कीजिएगा, उसको लेकर के और ये कहा जा रहा था कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा वो महाविकास अघाड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। तो अब वो ताकत ही आपस में टूट गई है। शिवसेना पहले से टूट चुकी थी और अब जो दूसरा बड़ा दल था एनसीपी, वो भी बीच में से टूट गया है। अजीत पवार जिनको संगठन का आदमी कहा जाता था, और ये एनसीपी में सभी जानते हैं कि एनसीपी में हमेशा से अजीत पवार के साथ ज्यादातर विधायक सांसद रहते हैं। पूरा संगठन पर उनका एक छत्र वहां पर पार्टी के संगठन पर पूरा राज था। जमीनी नेता हैं वो पार्टी के। 2019 में भले ही एक 80 घंटे करीब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय शपथ ली थी, वो दाव उल्टा पड़ गया था, वो वापस अपनी पार्टी में आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस जरूर सामने आई होगी जब शरद पवार ने अपनी बेटी को, अजीत पवार के रहते हुए अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। हालांकि साथ में प्रफुल्ल पटेल को बनाया। आज वो प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें
हो रही हैं। क्या अब एनसीपी में सिर्फ शरद पवार, अजीत, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी जो नेता हैं, कितने नेता अब अजीत पवार के साथ जाएंगे, ये सब चीजें साफ होंगी। और संसद का सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है। तो हम आपके पास आएंगे, हम आपका रुख करते हैं, लेकिन मैं सीधे विवेक का रुख करती हूँ। विवेक, हमने सालों साल इन तमाम सियासी उठापटकों को महाराष्ट्र के कवर किया है, आप तो और बारीकी से देखते रहे हैं। मुझे अब शिवसेना के लिहाज से समझना है एनसीपी को, शिवसेना की स्थिति क्या हुई इस वक्त मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन बड़ी बातें जो हुई है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जिस शिवसेना का मैं प्रकरण का जिक्र करना चाहती थी, दरअसल बाला साहब ठाकरे की गैर मौजूदगी में उसकी धार खुद हो चुकी है। क्या शरद पवार की गैर मौजूदगी में यही होगा? बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे।